नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करेंगे हमारे संवाददाताओं से और साथ ही अपने खास मेहमानों के साथ। और आज की जो खास चर्चा होगी वो ये होगी कि क्या बिहार में महागठबंधन की जो नीतीश सरकार है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि दूसरा विकेट गिर चुका है, यानी कि दूसरे मंत्री आरजेडी कोटे से जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि रक्षा क्षेत्र में उत्पादकता के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि LCH वायुसेना में शामिल हो चुका है। साथ ही यह भी बात होगी आज की हैदराबाद में जो गिरफ्तार आतंकी हैं उनकी क्या कोशिश थी, क्या त्योहारों के मौसम में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश थी, और क्या कोई PFI कनेक्शन है जो प्रतिबंधित संगठन है। साथ ही कनाडा में आजकल जो भारतीयों के खिलाफ मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या कुछ है, इन सब चीजों पर करेंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त हेडलाइंस। भारतीय वायु क्षेत्र में ईरान की एक फ्लाइट में बम मिलने की खबर के बाद मचा हड़कंप। विमान को दिल्ली में उतारने की नहीं मिली अनुमति। सूचना मिलने के साथ ही भारतीय एजेंसियां सतर्क। वायुसेना ने पीछे लगाए 2 युद्धक विमान चीन की तरफ मुड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में वायुसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्री ने प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH के इंडक्शन को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम बताया। कहा, हमारी वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा चौकस रखना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री ने LCH में उड़ान भी भरी। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने LCH को दुनिया की अपनी श्रेणी के तमाम युद्धक हेलीकॉप्टर्स में बताया बेहतरीन। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा, हिमालयी क्षेत्र में भी इस हेलीकॉप्टर ने खुद को किया साबित। राजस्थान के जोधपुर में स्वदेशी रूप से विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH के इंडक्शन समारोह में तमाम गणमान्यों के साथ CDS जनरल अनिल चौहान भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम का किया दौरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति स्वास्थ्य, सिंचाई और बंदरगाह विकास समेत कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर। गृह मंत्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राजौरी और बारामूला में 4 और 5 अक्टूबर को जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग। 5 की मौत, 60 से भी ज्यादा लोगों के आग में झुलसने की खबर। घायलों का नजदीकी अस्पताल में उपचार जारी। कनाडा के ब्रैम्पटन में हाल ही में अनावरण किए गए पार्क श्री भगवद गीता में की गई तोड़फोड़ की भारत ने की कड़ी निंदा। कनाडा सरकार से घृणा अपराध के अपराधियों के खिलाफ त्वरित जांच और कार्रवाई करने का किया आग्रह। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा, कनाडा में इस तरह के हमलों की कोई जगह नहीं। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में आज एथलेटिक्स में पुरुषों के 10,000 मीटर रेस में सर्विसेज के गुलवीर सिंह ने जीता स्वर्ण। रोइंग और निशानेबाजी में होंगे पदक दांव पर। और महाअष्टमी पर आज मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की जाती है इस दिन विशेष पूजा अर्चना। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब हम देखते हैं खबरों को एक एक कर विस्तार से। और सबसे पहले आज का जो बड़ा दिन है भारत के लिए रक्षा उत्पादकता के क्षेत्र में, उसकी बात कर लेते हैं। तो रक्षा सामग्री उत्पादकता में आत्मनिर्भरता के मामले में देश के लिए आज बड़ा दिन।
और ये बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH हुआ भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया गया इसे शामिल। और इस LCH के शामिल होने से भारतीय वायुसेना को मिली है एक नई ताकत। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जिसे एरोनॉटिक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस LCH को किया है विकसित। और इस LCH की खासियत की बात कर लें तो यह अब तक का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका वजन सिर्फ 5,800 किलोग्राम है, यानी कि 6 टन से भी कम। LCH हेलीकॉप्टर में 700 किलोग्राम की मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है ये स्वदेशी LCH। और इसकी एक और खासियत है कि ये LCH 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर कर सकता है ऑपरेट। और क्या कुछ केंद्रीय रक्षा मंत्री केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके अवसर पर कहा है, आइए सुन लेते हैं। देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH। और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। और इससे भारतीय वायुसेना को जो ताकत मिलने वाली है और भारत को जो ताकत मिलने वाली है उस पर भी रक्षा मंत्री ने अपनी बात रखी। राष्ट्र की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जल्द ही दुनिया में मिलिट्री पावर समेत जब भी सुपर पावर्स की बात होगी तो भारत का नाम कनिष्ठिका पर गिना जाएगा, यानी सबसे पहले गिना जाएगा। तो भारत के लिए आज ये बड़ा दिन, अहम दिन, ऐतिहासिक दिन, और इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बने हैं हमारे संवाददाता OP दास भी, जो जोधपुर में ही मौजूद हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। OP, जिस तरह से कि आज ये ऐतिहासिक दिन LCH का, मैंने कुछ हमने खासियत तो बताई कि LCH की क्या खासियत है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप इसके गवाह बने हैं, तो आप इसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहेंगे OP? बिल्कुल, इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं लालचंद जो इसको न सिर्फ खास बनाती हैं बल्कि दुनिया में अपने आप में एक अनोखा अटैक हेलीकॉप्टर बनाती है। हम जानते हैं इसका नाम ही है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में जो इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें ये सबसे हल्के हेलीकॉप्टर्स में से हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतीय भौगोलिक परिस्थितियां, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ सियाचिन 18,000 फीट की ज्यादा ऊंचाइयों पर मौजूद है, जहां दुश्मन मौजूद है, जहां वो ताक लगाए बैठा है, हमें उनका भी मुकाबला करना है। हमारे पास पूरा थार रेगिस्तान है, हम जानते हैं जोधपुर और पूरा इस समय यहाँ पे हम मौजूद हैं, और ये वो इलाका है जहां युद्ध की विभीषिकाएं रही हैं। तो हमारे पास थार रेगिस्तान है जहाँ पे दुश्मन टैंकों के जरिए या दूसरी जमीनी हमलों को अंजाम दे सकता है। हम जानते हैं कि हमारे पास LAC जैसा एक ऐसा विवादित मुद्दा है जो पिछले 2 साल से हमें परेशान कर रहा है, और वहां भी जो है चीन की मौजूदगी कई तरह की परिस्थितियां पैदा कर रही हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों से मुकाबले के लिए जो LCH है वो इस तरह से न सिर्फ डिजाइन किया गया है बल्कि उसमें जो गुणवत्ता है वो अपने आप में विश्व स्तरीय है, और इसलिए ये खास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि ये देश में बना है तो ये हमारी जरूरतों के हिसाब से है। हमारी जो बिल्कुल खास जरूरतें, आमतौर पे होता है क्या, जब हम विदेशी हथियार लेते हैं, अमूमन हम जानते हैं अभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टरों अटैक हेलीकॉप्टर में अपाचे हेलीकॉप्टर है, और जबकि 22 की संख्या में ये अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे पास भी है। लेकिन ये एक विदेशी, एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर है जो उनकी जरूरतों के हिसाब से बना है, और जिसमें जब हमने इसे खरीदा तो हमने अपने मुताबिक जो उत्पादक हैं, जो निर्माण करता है, उनसे हमने मांग की कि हमारी जरूरतों के मुताबिक इसमें बदलाव करें। लेकिन
वो बदलाव और जो हमारे देश में ही निर्मित हुआ है, आप उसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए ये बेहद खास है। और इसके साथ साथ हमें ये बात भी याद रखना चाहिए कि भारत सिर्फ और सिर्फ 7वां ऐसा देश है अब बन गया है जो इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स का निर्माण कर सकता है, डिजाइन कर सकता है और उसे सर्वोच्चता, गुणवत्ता की सर्वोच्चता तक पहुंचा सकता है। लालचंद ओपी, मैं आपने क्योंकि अपाचे का जिक्र किया इसलिए यहाँ पर यह सवाल बनता है कि अगर थोड़ी सी तुलनात्मक स्थिति देखी जाए अपाचे और ये LCH की, तो कुछ इसमें बातें हैं जिससे कि तुलना की जा सकती है दोनों की। ये सवाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मीडिया हम लोगों ने पूछा, तो निश्चित तौर पर यह सवाल पैदा होता है। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जो हेलीकॉप्टर होता है, जो हर साजो सामान, जो हर हथियार होता है, उसकी एक अपनी जरूरत है। अपाचे हेलीकॉप्टर एक हैवी हेलीकॉप्टर है जिसका वजन 9 से 10 टन तक का है। यानी आप समझें कि जो LCH है उससे लगभग दोगुना न कहें तो लगभग दोगुना। इसका मतलब ये है कि जब ऊंचाई दुश्मन जब ऊंचाई पर मौजूद हो 11,000 फुट या उससे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद हो, जैसा कि हमने कारगिल युद्ध के दौरान देखा था, दुश्मन करीब 14,000 से 15,000 फुट की ऊंचाई पे बैठा था और हमारे पास उस वक्त इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं थे और उस समय हमने किसी तरह से Mi-17 इन हेलीकॉप्टरों को कन्वर्ट करके उनमें रॉकेट लॉन्चर्स लगा के हमने इस्तेमाल किया और दुश्मन को नाबूद किया। लेकिन उसी समय यह विचार आया कि LCH जैसे मशीन की हमें जरूरत है और जो ऊंचाई पर हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर सके। और अगर हम उस पैमाने पर अगर हम अपाचे हेलीकॉप्टर को देखें तो वो उसके लिए बना ही नहीं है, यानी हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि जो जिस तरह के कंडीशंस में हाई ऑल्टीट्यूड पे हमें मिलते हैं और हेलीकॉप्टर्स को मिलते हैं जहां हवा विरल होती है, सघन नहीं होती है, तो इस तरह से तो अपाचे की अपनी गुणवत्ता है, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टरों में है। लेकिन वो भारतीय जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उसके लिहाज से LCH बनाया गया है। ओपी, मैं चाहूंगा कि जरा सा आप इसके निर्माण का जो सफर रहा, इसके उत्पादन का जो सफर रहा, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, उसके सफर पर अगर संक्षेप में आप बात रख सकें, कुछ इसका कैसा उत्पादन का सफर रहा, निर्माण का सफर कैसा रहा? बिल्कुल, आप देखें कि हमारे पास इस वक्त मोटे तौर पे 2 हेलीकॉप्टर्स LCH के पहले भी हैं। एक तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हम जानते हैं, जो कई मायनों में जो है अटैक भी कर सकता है कुछ सीमित अपने संसाधनों के बल पे। इसके अलावा हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र भी मौजूद है जिसकी भी अपनी एक सीमाएं और क्षमताएं हैं। अब उसके साथ साथ हमारे पास LCH है। तो अगर हम रुद्र से शुरू करते हुए और ध्रुव से आगे बढ़ते हुए LCH तक पहुंचते हैं, अपने आप में एक पूरी सफर को दिखाता है। मसलन कि जो पूरा एरोडायनेमिक फ्रेम है वो लगभग जो HAL है, जो एडवांस हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उसी के फ्रेम पे इसे निर्मित किया गया है। और इसका मतलब यह है कि वो गुणवत्ता जब हमने हासिल की ध्रुव की, तो उसके बाद ये विचार और ज्यादा सामने आया कि इसे ही हमें बस आर्म्ड बनाना है, यानी हथियार ले जाने लायक बनाना है। तो धीरे धीरे करके हमने उस जो विशेषज्ञता को हासिल किया और आज हम LCH तक पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि जो रुद्र है और ध्रुव है वो कई कुछ देशों को भी हमने दिए हैं और वहां से जो हमें फीडबैक मिले हैं उसने भी काफी मदद की। हमने भी लगातार उसमें संशोधन किए हैं और उन सब तमाम जो अनुभव है उसका हमने समावेश किया LCH में। तो हम उसके सफर को देखें तो ये एक एवोल्यूशनरी या कहें उसको लगातार सामने नए तरह से परिभाषित करती हुई कई बार जो एरर होते हैं उससे सीखते हुए हम आगे बढ़ते रहे हैं और आज हम इस मुकाम पर हैं जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमारे पास है और हमने अपने दम पे इसे विकसित किया है। बिल्कुल, और ये जो हमने शामिल किया है इसे निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत के लिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है। आप इसके गवाह बने। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।
और इसके साथ वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा, जो कि हमने आपको बताई थी कि वो खास चर्चा ये है कि बिहार की राजनीति जो है और वहां पर जो महागठबंधन की नीतीश सरकार है उसमें आरजेडी कोटे के 2 विकेट गिर चुके हैं। 2 मंत्री अब तक इतने ही दिनों में, पिछले कुछ हफ्ते में ही इस्तीफा दे चुके हैं। इस पर करेंगे चर्चा कि क्या अंतर विरोध है इसमें। वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, जो हम करने वाले हैं कि बिहार की महागठबंधन में क्या तनातनी है। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में महागठबंधन की नीतीश सरकार में लगातार अंतर्विरोध सामने आ रहा है। आरजेडी कोटे से शामिल 2 मंत्री अब तक दे चुके हैं इस्तीफा, और आगे भी हो सकते हैं इस्तीफे, ऐसा बीजेपी कह रही है। रविवार को बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहे हैं सुधाकर सिंह। और थोड़ा सा परिचय दूं तो बिहार प्रदेश के जो आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, उनके पुत्र हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह अपने बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे थे विवादों में, और उनका एक बयान बहुत ज्यादा सुना गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके विभाग चोरों से भरे पड़े हैं और वो चोरों के सरदार हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप पर भी सुधाकर सिंह ने सवाल उठा दिया था, जो कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह। और इससे पहले अगर आप देखिए तो अपहरण के आरोपी कानून मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह भी दे चुके हैं इस्तीफा, वो भी आरजेडी कोटे के ही थे। तो महागठबंधन की नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे कार्तिकेय सिंह, और जिस दिन शपथ ग्रहण कर रहे थे उसी दिन समन जारी हुआ था उनके नाम। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है और कहा है कि महागठबंधन सरकार में दूसरे विकेट का पतन हो गया। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बिहार के महागठबंधन की सरकार में, और यह भी कि क्या महागठबंधन के 2 प्रमुख दलों जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ तनातनी है क्या। इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री रहे और बिहार में भी मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा है। इसमें महाफूट है, और जो ये फूट है इसकी वजह सिर्फ मंत्री का सवाल नहीं है, कितने मंत्री का विकेट गिरा ये सवाल नहीं है। सवाल कैप्टनशिप को लेकर झगड़ा है। जब से ये सरकार बनी है तब से बयानबाजी हो रही है। खुद जगदानंद सिंह जी ने बयान दिया कि 23 में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कुमार आलोक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। उसके बाद अपने मेहमानों से भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुमार आलोक से रिपोर्ट ले लेते हैं। आलोक, ये 2 विकेट गिर चुके हैं अगर बीजेपी के शब्दों में कहा जाए, और दूसरी बात ये कि बीजेपी कह रही है कि ये महाफूट है महागठबंधन के अंदर। क्या कुछ अंदर में चल रहा है महागठबंधन के अंदर? क्या ऐसा लगता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को दूर करने के लिए साथ तो आ गए, लेकिन मन नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। आप अगर देखें, पूरा इतिहास देख लें, जब से ये सरकार बनी है
तब से विवादों में घिरी है। और खासकर सुधाकर सिंह के इस्तीफे की अगर हम बात करें तो ये उसको समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो अदावत है वो वर्षों पुरानी है, और उसी अदावत का नतीजा है कि इस ऐसी परिस्थिति देखने को मिली। अगर आप कहें कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कृषि मंत्री ने कि मेरा पूरा विभाग चोर है और मैं उन चोरों का सरदार हूँ, तो ये इसमें काफी बवाल हुआ था कि एक कैबिनेट मंत्री सरकार में रहते हुए अपने ही विभाग को वो इस तरीके से बोल रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको अपने हाथ में रहने की हिदायत दी थी। इसके अलावा जो कृषि समीक्षा बैठक हुई थी पिछले दिनों, उसमें कृषि मंत्री को नहीं बुलाया गया और जितने भी अफसर थे, प्रधान सचिव थे, मुख्य सचिव थे, सभी थे समीक्षा बैठक में, और कृषि मंत्री नदारद थे। तो कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति बन रही थी। और ये आपने देखा कि जगदानंद सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया कि कभी कभी महात्मा गांधी का जन्मदिवस है 2 अक्टूबर को और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस है, और ये दोनों ही किसान नेता थे, किसानों के हक के लिए लड़ते थे, तो कभी कभी हक को पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। तो एक जगदानंद सिंह का स्टेटमेंट देखें तो इसकी पहले भी आपने जो चर्चा की, कार्तिकेय सिंह शपथ लेने के तुरंत बाद उन पर तमाम तरह के अपहरण के आरोप लगे और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कुल मिलाकर आरजेडी और जो जदयू का जो तालमेल है, ऊपर से तो सब सही दिख रहा है। अगर आप शिवानंद तिवारी के स्टेटमेंट देखें, आप 10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को आश्रम खोल लेना चाहिए, वहां हम लोग रहेंगे। तो ये सीधा साधा स्टेटमेंट था कि तेजस्वी को तुम तेजस्वी को ताजपोशी करो। उसी तरीके से जगदानंद सिंह जी बार बार स्टेटमेंट आज से नहीं दे रहे हैं, वो उनकी पुरानी अदावत है। तो अब बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। आलोक, लेकिन यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या जो कैप्टनशिप है उसको लेकर के दोनों दलों में कुछ तनातनी आ रही है क्या? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार इस तरह की खबरें आती हैं। शिवानंद तिवारी के बयान का आपने भी जिक्र किया, और इसके बाद जिस तरह से खबरें आ रही हैं उससे यह लगता है कि कैप्टनशिप वहां पर बदलने की कोशिश है आरजेडी की। लालू यादव फिर से सक्रिय हुए हैं थोड़े से। देखिए राशिद जी, ऐसा है कि नीतीश कुमार जो है उनको अपने प्रिय अफसरों पर काफी भरोसा रहता है, बजाय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों पर। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे, जब उनकी गठबंधन थी तो अपने मंत्रियों से ज्यादा अपने अफसरों पर विश्वास करते थे। तो जब 2015 में महागठबंधन की जब सरकार बनी, जब लालू यादव उनके साथ आए, तो वो जो एक उन्होंने जो अफसरों पर अपनी जो पकड़ बना रखी थी, उस पकड़ को लालू यादव ने तोड़ने की कोशिश की, और कहीं टूटे भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खबर उस समय आई थी कि लालू यादव के घर से ही ट्रांसफर का या जो एक तबादले का जो चलाता है बिहार में, जो व्यापार कहें उसको, या आप जो उसको निगेटिव शब्दों में आप कह लें, तो इन चीजों पर लालू यादव का नियंत्रण होता जा रहा था। और लालू यादव का नियंत्रण इतना ज्यादा हो गया कि अंत में इनको फिर वापस बीजेपी में आना पड़ा। तो ये स्थिति इनके जो अफसर है, बहुत प्रिय अफसर हैं, चाहे अमीर सुहानी के नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे अफसर हैं जो इनके प्रिय हैं। और अब जब सरकार बनी है तो लालू यादव की ओर से, आरजेडी की ओर से अपने अफसरों को अच्छे पदों पर बिठाने का ही कार्यक्रम हो रहा है। लगता है ये भी एक तनातनी की बड़ी वजह है। ये तनातनी की बड़ी वजह है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस खबर पर जुड़ने के लिए, और बिहार की जो ये तनातनी है इस पर खास तौर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ में हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर जी हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। मैं पहले डॉक्टर नवल किशोर जी के पास ही चलता हूं। डॉक्टर नवल किशोर जी, क्या वजह है, क्या कैप्टनशिप को लेकर कुछ है क्या? क्योंकि देखिए बीजेपी जो कह रही है कि 2 विकेट तो गिर गए, कार्तिकेय सिंह, सुधाकर सिंह, और साथ ही सुशील मोदी लगातार ये भी दावा कर रहे हैं कि आगे और भी विकेट गिरने वाले हैं। नवल जी, भाजपा को तो पहले ये बताना चाहिए कि पूरी की पूरी सरकार कैसे चलेगी, उस पर तो जवाब अभी तक खोज नहीं पाए हैं। और यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व में अमित शाह जी इतने परेशान हैं कि बार बार बिहार जाने को आतुर हैं और जाकर वहां झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सुशील कुमार मोदी जी को बताना चाहिए कि इतने ही काबिल थे तो 12-13 साल उप मुख्यमंत्री बनने के बाद 2020 में उनकी सरकार बनी, तब उनको उठाकर क्यों फेंक दिया गया, क्यों भेज दिया गया बिहार से बाहर, और 2 अन्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया? आप उस वाले सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं।
नहीं, उसका सुन लीजिए ना, मैं हालांकि जो आ आप रहा पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं धनंजय जी से लूंगा। नहीं, आ रहा हूँ, वहां पे आऊंगा। हाँ। आऊंगा, आप समय दीजिएगा, जरूर हाँ आऊंगा। ठीक है पूरा समय बोलिए। ये हाँ, शाहनवाज जी से पूछना चाहिए था कि संसदीय दल से उठा करके फेंक दिया गया। हाँ। जिस केस में उनको बेल नहीं मिल रहा था और जी। जिस केस में वो चर्चित थी, उस पर जवाब देना चाहिए। जहां तक महागठबंधन का सरकार है, देखिए मात्र आधे घंटे में कुछ मीडिया बंधु और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वही मुख्यमंत्री, वही प्रशासन और पूरा जंगल राज रिटर्न का नैरेटिव कर रहे थे। उसी तरह से पिछले 2 महीना में रोज कोई ना कोई कहानी बनती है, बनाने वाले भाजपा के लोग होते हैं और मीडिया को उस पर विचार करना होता है। जाहिर है विमर्श करेंगे, कोई खबर आएगा तो। जहां तक इस्तीफे की सवाल है, इस्तीफा देने वाला का व्यक्तिगत निर्णय है और दल उसके कारण क्या है उस पर विचार करने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो करेगी उस पर विचार। जहां तक सरकार है, सरकार तो अच्छे से काम कर रही है। हर एक मंत्री, हर एक मैं लौटता हूं आपके पास। और विभाग पर आप देखिएगा कि रोज जो रिक्तियां जो भाजपा पिछले 13 साल से रोक कर रही थी, डबल इंजन की सरकार कहती थी, एक इंजन का काम ही था दूसरे इंजन को रोकने के लिए। तो ये क्या कहें? आप जाहिर सी बात है, आपने बीजेपी पर वार किया, आपने मीडिया पर भी आरोप लगा दिया, लेकिन वो वाली बात जो मैंने पूछी है कि कैप्टनशिप को लेकर कुछ है क्या, क्यों इस तरह से हो रहा है? सुधाकर सिंह ने अचानक इस्तीफा नहीं दिया है। सुधाकर सिंह के बयान पिछले कई हफ्तों तक जो है वो चर्चा का विषय रहे। मैं लौटता हूं आपके पास। धनंजय जी, ये बताइए कि एक तो सबसे पहले जो नवल जी ने आपको कहा कि भाई आप तो आपकी क्योंकि सरकार चली गई इसीलिए आप इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, और दूसरी बात ये कि लगातार बीजेपी और सुशील मोदी जी जो दावा कर रहे हैं लगातार कि बहुत जल्द वहां पर कुछ होने वाला है, तो क्या कुछ होने वाला है धनंजय जी बिहार की राजनीति में? देखिए, हम सरकारी राजनीति में वैसे विश्वास नहीं रखते, हम सरोकारी राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सरोकारी राजनीति की पैरोकार है। हाँ। दूसरी बात जो सुशील मोदी जी कह रहे हैं, उनके अपने सूत्र हैं, सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं जी, इसलिए उनके पास कोई इसका ठोस पुख्ता आधार होगा। लेकिन मैं मूल बात जो आपने पूछ रहे हैं सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर के जी, मामला सुधाकर सिंह के इस्तीफे और पहले और दूसरे मंत्री का नहीं, मामला है कि सुधाकर सिंह ने जो मुद्दे उठाए थे, हाँ। जो सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा डिपार्टमेंट चोर है, मैं चोरों का सरदार हूं, मेरे ऊपर भी लोग चोर हैं, और उन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया बल्कि इस्तीफा दे दिया। यानी कि उन्होंने उस बात को और पुख्ता किया। अगर उन्होंने बात को वापस लिया होता तो बात होती कि भाई उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन ना तो ऐसा है कि ना तो उन्होंने माफी मांगी, ना उन्होंने कोई उस बात को स्टैंड को बदला, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसलिए इस बात को उन्होंने पुख्ता किया है। और जो भी आपके रिपोर्टर बता रहे थे नौकरशाही की बात बिहार में, तो बिहार में या लालचंद जी जो आप कह रहे थे, बिहार में सबसे बड़ी लड़ाई ये चल रही है कि सत्ता रहे किसके पास। क्योंकि अब जो बिहार में जो ब्यूरोक्रेसी, जिस ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से नीतीश कुमार जी सरकार को अभी तक ऑपरेट करते रहे बिहार में, जो तमाम जदयू कार्यकर्ता जाते थे, कहते थे कि मैं जदयू, अब वही अफसर साहब को कह रही है हु आर यू, बिकॉज उनको पता है कि अब सत्ता जो है वो राजद की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अनुकंपा कह सकते हैं, आपके अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री या नामित मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी सत्ता से चंद कदम दूर है और स्वभावतः आरजेडी बहुत दिन उनको टोलरेट करने या बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। सारा संघर्ष जो है ये सत्ता का, ये लड़ाई लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं और अब मैं कुमार राकेश जी को जोड़ता हूं। कुमार राकेश जी, ये बताइए कि अभी जैसे नवल किशोर जी ने कहा कि भाई देखिए बिहार में जंगल राज की बातें मीडिया करती है, लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से चाहे वहां पर दिन दहाड़े हत्या की घटना हुई हो, चाहे जितनी भी घटना हुई है, बैंक लूटने की घटना हुई हो, या तमाम जो वहां पर हमने देखा कंकड़बाग में वहां पर एक सेना के जवान की हत्या हुई हो, इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सच में मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है या बिहार में सच में इस तरह का कुछ है? कुमार राकेश जी, ऐसा है कि नवल जी ने जो बात कही, नवल जी लिखा है, आगे नाम डॉक्टर लिखा है, तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जी, बिल्कुल समझदार व्यक्ति हैं और गलत पार्टी में है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने जंगल राज की बात कही है, तो जो चारा घोटाला हुआ देश में, क्या वो भी मीडिया ने करवाया? एक, क्या अभी कार्तिक सिंह पे जो अपराध का आरोप लगा हुआ था, क्या वो मीडिया ने करवाया? सुधाकर सिंह का जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा कि चोरों के सरदार हैं, जिस पर नीतीश कुमार जी ने कई तरह के दबाव डलवाए, उसके बाद भी वो नहीं माने, अटल रहे, वो भी क्या मीडिया ने करवाया?
बिल्कुल, ये सवाल बनता है। बता रहे थे धनंजय जी, जो ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है पहले भी बीजेपी के शासन में भी, मैं बताऊं आपको, जिस तरह से नौकरशाही इलेक्टेड चुने गए प्रतिनिधियों पे हावी है, वो नवल जी को एहसास हो रहा होगा और धनंजय जी को एहसास हो रहा होगा कि नौकरशाही प्रजातंत्र में उसको कितनी औकात मिलनी चाहिए, कितनी पावर मिलनी चाहिए। वो नीतीश कुमार जी का वो जो सुशासन है, स्वशासन, सुशासन नहीं है उनका, वो स्वशासन है, सुशासन नहीं है। वो सिर्फ खुद ही एक हम दूजो नास्ती के फॉर्मूले पे काम करते हैं। और नीतीश जी कहीं न कहीं गवर्नेंस में अपने दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्रियों से ज्यादा प्रभावित हैं। वो किसी को काम करने नहीं देते। जिस तरह से सुधाकर सिंह ने बात कही है और जिस तरह से उन्होंने अटल वाक की तरह बात कही कि मैं नहीं वापस लूंगा, चोरों का सरदार कहा, और उस पर वो अभी भी बिल्कुल अभी भी वो कायम ही है। लौटता हूं आपके पास। उन्होंने अपने नीति सिद्धांत के लिए सुधाकर जी ने वास्तव में उनको आरजेडी के जो नेता है उनको सराहना करनी चाहिए कि नीति सिद्धांत पर एक व्यक्ति है जो खड़ा उतरा। बाकी आप उस पर जो आरोप आपके पास, लेकिन वो उस बात को इंडोर्स तो कर ही रहे हैं। वो इसमें मीडिया की क्या भूमिका है? आप जो कर्म कर रहे हैं, लौटता हूं इसी सवाल को लेकर चलते हैं नवल जी के पास। जो सामने घटना घटती है उस पर हम लोग रिपोर्ट करते हैं। मैं भी सही बात है, मीडिया का काम तो रिपोर्ट करना है, बातें करना वास्तव में अपनी बातों को दूसरे पर लादने वाली बात है। नवल जी लौटता हूं, राकेश जी लौट के आ रहा हूं आपके पास। नवल जी ये बताइए, बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, ठीक है, उनके सुपुत्र हैं सुधाकर सिंह, वो मंत्री बने और उसके बाद वो उन्होंने जिस तरह से लगातार बयान दिया और फिर इस्तीफा दे दिया, कहा हमसे ऊपर वाले भी चोर हैं। उनसे ऊपर फिर कौन रह जाते हैं नवल जी? उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ही ना। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल चला है, तो आप मीडिया पर कैसे आरोप लगा सकते हैं नवल जी? देखिए, अभी एक बात वरिष्ठ पत्रकार महोदय को बताना जरूरी समझता हूँ। जरूर जरूर। कि जैसे वो आरजेडी का नाम आते ही वो पूछने लगते हैं डॉक्टर कहाँ से लगा, प्रबुद्ध आदमी होंगे, गलत पार्टी में हैं। और इनको तो इतना उन्होंने आपकी तारीफ की, उन्होंने आपकी तारीफ की है। अरे मैं समझता हूँ आपकी, आप देखिए आपके तारीफ के पीछे आपकी मानसिकता को समझता हूँ। आप इतना मत समझाएं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। अच्छा खैर चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपके बीच में मैंने नहीं टोका, मुझे बोलिए बोलिए नवल जी बोलिए। आपके पास सलाह का मैं विद्यार्थी नहीं हूँ कि आपके अनुसार बात करूं। नहीं ठीक है नवल जी बोलिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो आप बात कह रहे हैं ना, अगर इसी देश में अगर देश की राजनीति को आप देखेंगे तो भाजपा के अपने कद्दावर नेता ने एक समय में बोला था कि ये सरकार भाजपा की नहीं है, 2.5 व्यक्तियों की है। उस पर आप क्या कहेंगे? इस देश में ऐसी पूरी तरह की उदाहरण है जहां पर कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ जो भी दल या जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ सवाल उठाएगा, वो सारे का सारे तंत्र, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आप लगता है कि जो आज हम बहस कर रहे हैं उसको पटरी से दूसरी जगह ले जा रहे हैं नवल जी। मैं वहां पे माफी के साथ मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आखिर क्या ऐसी बात सुधाकर सिंह ने लगातार बयान दिया, बयान पर कायम रहे। हम जानते हैं वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र हैं। नहीं देखिए, जो मंत्रिमंडल में व्यक्ति है, विधायक है, वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। उनका पूरा परिचय जो दूसरा देना चाहते हैं वहां पर उसका कोई मतलब नहीं है। वहां पर मतलब है एक मंत्री है और मंत्री जी ने अगर इस्तीफा दिया है तो उनके कारण है और वह कारण उन्होंने नेतृत्व को बताया है। मैंने पहले भी बोला कि दल के अंतर्गत जो विधायक और दल के नेता के बीच में संबंध है उस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि उसका कारण क्या है। इस पर बीजेपी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जहां तक संसदीय प्रणाली का सवाल है, ठीक है, बीजेपी को बेचैन हाँ बिल्कुल बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जहां तक संसदीय प्रणाली जो आधार पे बिहार में या देश में सरकार चल रही है, उसमें तो सामूहिक जवाबदेही है। कोई भी कार्य है, कोई भी कदम है, उस कदम में आप देख रहे हैं कि बिहार में जो लगातार जो भर्तियों के लिए एडवर्टीजमेंट हो रहा है, 1 लाख पुलिस विभाग में, 60,000 आपको स्वास्थ्य कर्मी या हर विभाग में आ रहा है, यह बेचैनी का कारण है कि सरकार काम कैसे कर रही है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा बेचैनी का कारण ये है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। धनंजय जी ये बताइए कि क्या ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में जैसे लालू जी थोड़ा फिर से सक्रिय हो गए हैं, तो ये आरजेडी की अब कोशिश है? और दूसरी चीज ये भी बताइएगा कि क्या आप लोगों ने जितना फ्री हैंड एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को दे रखा था, जिसका जिक्र कर रहे थे कुमार राकेश जी की सुशासन नहीं,
उनका स्वशासन होता है, उतना फ्री हैंड क्या आरजेडी की तरफ से उनको नहीं मिल रहा है नीतीश जी को? देखिए, जैसा पत्रकार महोदय भाई साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। हम लोगों ने जो बिहार में नीतीश जी का साथ देकर और नीतीश जी का साथ लेकर बिहार को जंगल राज से मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया था, और हमारी कोशिश भी यही थी कि बिहार दोबारा से उस जंगल राज के उस दिनों में न जाए जब फिल्में बनती थी, जिसका नाम होता था अपहरण। और वो बनाने वाले कौन थे? वो बनाने वाले कौन थे ये भी बता दें। नवल जी, अभी मैंने सुना कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। नहीं, तो आप इतने झूठ मत बोलिए ना। अच्छा ठीक है, पहले सुन लेते हैं नवल जी, धनंजय जी की बातें सुन लेते हैं, फिर काउंटर कीजिएगा। नहीं, उनसे पूछिए जहां पर एयरपोर्ट नहीं है वहां पर जहाज उड़ा आप ये बताइए कि अच्छा प्रकाश झा ने अगर फिल्म बनाई तो प्रकाश झा का कोई राजनीतिक संपर्क है क्या? बताइए, कलाकारों को भी आप खांचे में बांटेंगे क्या? आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम? नवल जी लौटता हूँ, नवल जी पहले धनंजय जी की बातें सुन लेते हैं, फिर काउंटर कीजिएगा। आप वो चुनाव लड़े कि नहीं आपको मालूम नहीं है? कहां से चुनाव लड़े आपको मालूम नहीं है? ठीक है नवल जी लौटता हूं आपके पास। देखिए, कलाकार पार्टियों में लड़ते हैं, बाद में ज्वाइन करते हैं, लड़ते हैं, ये बात सही है, लेकिन धनंजय जी की बात पहले सुन लेते हैं, फिर काउंटर कीजिएगा। हाँ, धनंजय जी जारी रखिए। सुनाइए। मैं भाई साहब से कह रहा था कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप दूसरे को कहते हैं कि अपने समय बोलिए, और इस शिष्टता का पालन स्वयं नहीं करते। ठीक है, अब वो कर रहे हैं पालन, अब आप रखिए बात पे आ गया कर रहे हैं अभी। नवल जी आप थोड़ा सा धनंजय जी की बात सुन लेते हैं। हाँ देखिए लालचंद जी, सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी का साथ दिया और साथ लिया, दोनों ही चीजें हैं। उसका कारण ये था कि हम जंगल राज से बिहार को मुक्त कराना चाहते थे, हमारा एजेंडा भी वही है। और जब से हम सरकार से बाहर आए तो प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही हैं, वो कोई मीडिया का रोल नहीं है, उसमें जनता का भी रोल नहीं है। जो घटनाएं शुरू हुई हैं, जिस आतंक के साए में बिहार का आज आम बिहारी जी रहा है, जो बेगूसराय में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, जो तमाम तरह की घटनाएं घट रही हैं, और सरकार के भीतर से लोग निकल करके कह रहे हैं कि हाँ चोरी है, चोरों के सरदार हैं, और जहां कानून को तोड़ने वाले कानून मंत्री बनाए जा रहे हैं, और चोरी करने वाले और तमाम तरह के घोटालों के आरोपियों को जिस तरह से मंत्रालय में जगह मिली है, और नीतीश जी जिस तरह से दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, नीतीश जी खुद सफोकेशन फील कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति बिहार में है। और एकदम सही बात है, नीतीश जी का स्वशासन था और आज भी स्वशासन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और वो फ्री हैंड मिल नहीं रहा, शायद उसी वजह से तनातनी है। आरजेडी को सत्ता चाहिए। हाँ, आता हूं नवल जी आपके पास आता हूं, एक बार राकेश जी से टिप्पणी ले लेते हैं, फिर आते हैं। राकेश जी ये बताइए कि ये क्या जो बेगूसराय की फायरिंग हो या तमाम तरह की घटनाएं हमने देखी जो कि बिहार में हुई, लेकिन नवल जी का ये आर्ग्यूमेंट है कि नहीं मीडिया उनको बदनाम कर रही है, क्या ये बात है कि नीतीश कुमार को जितना फ्री हैंड बीजेपी के समय में मिलता था वह उतना फ्री हैंड अब नहीं मिल रहा है, लालू जी भी सक्रिय हो गए हैं, और जो ये रस्साकशी, ये जो तनातनी है, इसकी वजह यही है क्या? आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, और आपने लालू जी सक्रिय हो गए हैं। पहली बात, अभी उनकी जो स्थिति है, कानूनी वैधानिक स्थिति है, सब उनसे अवगत हैं, तो लालू जी सक्रिय हो गए, और लालू के जो मिजाज हैं वो कहीं न कहीं नीतीश जी के साथ मेल नहीं खाते। इसको लेकर भी आप बोलेंगे तो मैं 1 घंटा कई दृष्टांत, कई रेफरेंस दे सकता हूं, आंखों देखी भी, सुनी भी, और खुद का अनुभव किया हुआ, दिल्ली से लेकर पटना तक। एक दूसरी बात, तेजस्वी जिस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं आरजेडी में, जगदानंद सिंह जी हैं, आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र भी हैं सुधाकर सिंह जी, मंत्री भी हैं, वो इलेक्टेड निर्वाचित विधायक हैं। बिल्कुल। अभी एक जिम्मेदार विधायक जो लाखों वोटों से जीत करके आया, और लाखों जो लोगों ने वोट दिया, वो जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा है। और उन पर पिछले 2 सप्ताह से जब से उन्होंने कैमूर में वो बयान दिया है, नीतीश जी की अंदर से छटपटाहट ऐसी, बिल्कुल वो छटपटाहट है, क्या करें। और आज भी वो बोल रहे हैं, इसमें मीडिया का रोल कहां से आता है? मुझे नवल जी पे कहते हुए मैं क्या बताऊं कि वो ऐसा बयान देने का तरस आता है कि आप मीडिया की भूमिका। तीसरी बात, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि जो गवर्नेंस है, जो गुड गवर्नेंस है, जो सुशासन की जो महिमा मंडित नीतीश कुमार को सुशासन बाबू जो कहा गया, तो किसका रोल है? ये सारे सवाल हैं। नवल जी संक्षेप में कुछ जवाब देना चाहेंगे? मीडिया का रोल क्यों है? देखिए नवल जी कैसे है वो बताएंगे, वो जवाब ले लेते हैं। राकेश जी जवाब लेते हैं नवल जी से। अंतर्कथा कई नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। लेते हैं जवाब लेते हैं, लेकिन चूंकि हम टीवी पे बहस कर रहे हैं, पहले इनको चुप कर रहे हैं, मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता। जवाब ले लेते हैं। छोटे लालू जी की सक्रियता भी एक कारण है। राकेश जी कोई कमेंट तेजस्वी जी का नहीं आया, लालू जी का कमेंट नहीं आया। ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। अपने आप में बहुत नवल जी जवाब दीजिए, नवल जी जवाब दीजिए, नवल जी जवाब दीजिए।
देखिए, मैंने बहुत ही एक संदर्भ में कहा है कि जो कोर्ट ने पहले अभी हाल फिलहाल में जो ऑब्जर्वेशन दिया था कि मीडिया बंधु घृणा बांटते हैं और सरकार उस पर चुप है, और ये सही नहीं है। 8 साल से एक अलग मसला है, अलग मसला। जी जी, मैं उसी संदर्भ में बोला था, इसको पूरा वही बात जो बताने का प्रयास कर रहे हूँ, बोलिए कि कुछ समझ कर बात। लेकिन नवल जी ऐसा है कि जो अंतर्विरोध है उसका दोष आप मीडिया और बीजेपी पर तो नहीं बढ़ सकते ना। नहीं, इसलिए देखिए उसके कारण है। अमित शाह जी आते हैं बिहार में, आधे घंटे के भाषण में 22 बार लालू जी का नाम लेते हैं और 16 बार जंगल राज बोलते हैं। ये आपके पैनल पे जो विपक्षी पार्टी को तो विपक्षी पार्टी ने कहेगी। देखिए, गृह मंत्री अगर किसी आरोप लगाएगी, आरोप लगाना उनका काम है। सुनिए ना, एक सवाल है नवल जी, अगर कोई सवाल है कि अभी तक लालू जी, हाँ धनंजय जी, चलते चलते छोटी सी टिप्पणी धनंजय जी। अरे ये कमेंट क्यों नहीं किया? ठीक है, छोटी सी टिप्पणी धनंजय जी। गृह मंत्री बिहार में जाते हैं ये कहने के लिए, धनंजय जी छोटी सी टिप्पणी कैसे हैं? धनंजय जी छोटी सी टिप्पणी चलते चलते करना चाहेंगे। लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है कि राजद के स्वाभाविक चरित्र में अपराध है। अगर उनके अपराध के लिए आप कहिएगा कि भाई ये दंगाइयों का ये भाषा है, जंगल राज जिनके डीएनए में दंगा है और दंगाइयों का झूठ है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर, लेकिन इतनी बात जरूर है, देखिए इतनी बात जरूर है कि महागठबंधन को बने हुए अभी कुछ हफ्ते हुए हैं, महागठबंधन की सरकार बने हुए, और 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सवाल बनता है, आप इसको मीडिया पर कहकर या विपक्षी दलों पर कहकर के नहीं टाल सकते। देखना होगा कि आगे चल करके क्या होता है महागठबंधन की राजनीति में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी करेंगे चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी जुड़ने के लिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद, और राकेश जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो तीनों मेहमान की राजनीति आगे चलकर किस करवट बैठती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में वहां पर विधानसभा का भी चुनाव होना है, अगर समय से चुनाव हुए तो। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे हम हैदराबाद में जो आतंकवादी गिरफ्तार, में पहले उसी की बात कर लेते हैं। हैदराबाद में जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हैदराबाद में लश्कर के 3 आतंकी को तेलंगाना एसटीएफ ने रविवार को गिरफ्तार किया है, और ये तीनों आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम मोहम्मद अब्दुल जाहिद उर्फ मोटू, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक। ये 3 आतंकी गिरफ्तार किए हैं तेलंगाना पुलिस की एसटीएफ ने। तीनों आतंकी हैदराबाद के ही मूल निवासी हैं, और बताया जा रहा है कि 3 और आतंकी थे जो फरार हैं। और बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों का दशहरा आयोजनों और धार्मिक जुलूसों में विस्फोट का प्लान था। इतना ही नहीं, इन आतंकियों की आरएसएस और बीजेपी की बैठकों में ग्रेनेड हमले की भी योजना थी, और आईएसआईएस से प्रेरित लोन वुल्फ अटैक, यानी अकेले जाकर हमला करना, इसके जरिए वारदातों को अंजाम देने वाले थे ये आतंकी। आतंकियों के पास से 4 हैंड ग्रेनेड, 4 लाख रुपए नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। और इतना ही नहीं, पूछताछ में इन आतंकवादियों ने कबूला है कि उनकी योजना आतंक फैलाने, दहशत और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की थी। कौन कर रहा है त्योहारों के समय में धार्मिक और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश, यह सवाल बनता है। और एक सवाल और, क्या प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से भी है गिरफ्तार 3 आतंकियों का कोई कनेक्शन? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह के जरिए, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। नीरज, जिस तरह से 3 आतंकवादियों को जिस तरह से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, 3 अभी भी फरार हैं, यानी कुल 6, और जो इनके मंसूबे थे, इससे यह लगता है कि पीएफआई पर भले ही बैन लग गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल जारी है, और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से एनआईए ने लगातार पीएफआई के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए जो सिद्ध करते हैं कि पीएफआई देश के अंदर न केवल गड़बड़ियां पैदा कर रहा था, बल्कि ऐसी प्लानिंग भी रच रहा था कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर जो हमले हैं उसको अंजाम दिया जा सके। उसी तरह की जो ट्रेनिंग है पीएफआई कैंपों में हो रही थी। ये जो 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं और जो 3 आतंकवादी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि
इनसे जब पूछताछ हुई है और इनके पास से जो दस्तावेज और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, उसके आधार पर ये पता लगा है कि ये लॉन वुल्फ अटैक है, उसको अंजाम देना चाहते थे। और वो एक ऐसा अटैक है, आपने देखा होगा कि यूरोपियन देशों में जो आतंकवादी हैं वो इस तरह के अटैक करते हैं जिसमें अकेला व्यक्ति, कोई बड़े हथियार नहीं होते, या तो कोई ट्रक ले लेगा या भीड़ भाड़ है उस पर ट्रक चढ़ा देगा, ट्रक से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको मारने की कोशिश करेगा, या चाकू लेके आसपास के लोगों पर अचानक से हमला बोल देगा। और मकसद ये होता है कि दहशत फैलाना। अगर ये 6 लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर दशहरा, और जैसा कि आपको पता भी है कि जो पर्व है बड़े पैमाने पर लोग हैं अपने घरों से बाहर निकलते हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए, अगर ये 6 इलाकों में अलग अलग जगह पर इस तरह की घटना करते तो कितने बड़े पैमाने पर दहशत फैल सकती थी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यही कारण है कि अब जो 3 आतंकवादी हैं जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, ये जो आतंकवादी है जो 3 पकड़े गए, इनमें से एक आतंकवादी पहले भी आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है 2005 में, ये महत्वपूर्ण है, जिसके पास से जो हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। और इसके साथ साथ ये ISI से सीधे संपर्क में थे, पाकिस्तान में बैठे जो इनके आका हैं उनसे सीधे दिशा निर्देश ले रहे थे, ये भी जानकारी निकल कर आई है। अब महत्वपूर्ण ये है कि जो 3 बचे हुए आतंकवादी हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनके जो लोकल हैंडलर हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाए। नीरज, एक बात और अहम है कि कई बार जो आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं वो कहीं बाहर से आए हुए होते हैं, दूर दराज से आए होते हैं, लेकिन ये जो 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं या जो 3 फरार चल रहे हैं, यानी कुल आधे दर्जन, ये हैदराबाद के स्थानीय निवासी हैं। ये तो बड़ी चिंता की बात है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए आगे चल करके इस मामले में और बड़ी चुनौती है कि इस तरह के स्थानीय लोगों को कैसे पता लगा करके गिरफ्तार करें। देखिए, बिल्कुल चिंता और चुनौती दोनों ही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम आतंकवादी संगठन हैं जो ऑनलाइन तरीके से देश के अंदर तमाम जो युवा हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की उम्र भी आप अगर देखें तो 40 से 35 के बीच में इन लोगों की उम्र है। बड़ी पैमाने पर आपने देखा होगा कि PFI जैसे संगठन, सिमी जैसे संगठन किस तरीके से जो बेरोजगार युवा होते हैं या जो युवा हैं उनको किस तरीके से पैसे का लालच देकर या देश के खिलाफ भड़काकर आतंकवादी विचारधारा के समीप लेकर आते थे। आपने देखा भी होगा कि केरल में तमाम जो लोग हैं ISI के संपर्क में भी आए और कई सारे लोग पकड़े गए, यहाँ तक कि सीरिया तक भी पहुंचे ऐसे लोग। तो उन पर शिकंजा लगाने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो देश के अंदर संगठन है जो इस तरह की गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं, इस तरह के कैंप आयोजित कर रहे हैं, जैसे PFI आपने भी जिक्र किया कि बड़े पैमाने पर ऐसे युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, उस पर शिकंजा भी सरकार ने कसा है। लेकिन और भी ऐसे संगठन हैं जो गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक बड़ी चुनौती है। और उन संगठनों को निकालकर और उनको पकड़ना, वो जल्द से जल्द अगर जितना जल्दी होगा वही देश की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारे देश में हर कह सकते हैं कि महीने कोई ना कोई पर्व रहता है, बड़े पैमाने पर लोग घरों से बाहर निकलते हैं। उस समय अगर ये दहशत फैला देंगे तो देश में एक गलत मैसेज भी जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर भी गलत मैसेज जाएगा। तो चुनौती बड़ी है और उस चुनौती पर खरा उतरना अब जिम्मेदारी है लोकल पुलिस की, हमारी एजेंसियों की, और लगातार इस पर प्रयास भी चल रहा है स्थानीय स्तर से लेकर सेंट्रल लेवल पर कि तमाम एजेंसियां शिकंजा कसे हुए हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ एक साल में कोई भी बड़ी आतंकवादी की घटना देश के अंदर नहीं हुई। लेकिन यहां से एक सवाल और उठता है कि हालांकि PFI पर अब केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है और वो प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे से, क्योंकि जब प्रतिबंध लगा तो जो PFI के सर्वे सर्वा थे उन्होंने कहा कि अब इस संगठन को भंग किया जाता है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से किसी न किसी रूप में वही लोग सक्रिय हैं और इन आतंकियों का भी कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है क्या? देखिए, कोई भी संगठन अगर आप प्रतिबंध लगाते हो तो उसकी विचारधारा से जुड़े जो हजारों की संख्या में लोग हैं, आपने देखा होगा कि मात्र कुछ एक 100 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस विचारधारा से प्रेरित हैं। बड़े पैमाने पर विदेशी जो फंडिंग अभी तक आ चुकी है, चलिए अब तो प्रतिबंध लग गया, अब फंडिंग नहीं आएगी, लेकिन इससे पहले जो हजारों जो कह सकते हैं कि लाखों जो रुपए फंडिंग के आए, वो फंडिंग के पैसे अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में ही PFI संगठन से जुड़े लोगों के पास होंगे। वो ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तमाम जो विचारधारा है उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसा तभी कह रहा था लालचंद कि जब तक इन सभी लोगों पर शिकंजा नहीं कस लिया जाएगा तब तक ये चुनौती बरकरार रहेगी। अभी तो 3 आतंकवादियों को खोजना है, लेकिन उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च चलाना होगा और ये देखना होगा कि देश के खिलाफ कौन कौन गद्दारी कर रहा है, उन पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाए। बिल्कुल, और ये जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो निश्चित तौर पर लगातार कार्रवाई करेंगी
और इस चुनौती से पार पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब हम जो रुख करने वाले हैं वो एक और बड़ी खबर, बहुत ही अहम खबर है कि कनाडा में हाल के दिनों में भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम से संबंधित कई घटनाएं घटी हैं। और इसका एक ताज़ा उदाहरण है कि कनाडा के ब्रैम्पटन में हाल ही में अनावरण किए गए पार्क श्री भगवद गीता में रविवार को तोड़फोड़ की गई। और ये तोड़फोड़ उसी हेट क्राइम का हिस्सा है। और भारत ने भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है और इसको हेट क्राइम बताया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से जांच के साथ साथ इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। भारत ने कनाडा सरकार से घृणा अपराध यानी कि हेट क्राइम के अपराधियों के खिलाफ त्वरित जांच और कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हालांकि इस बीच जो ब्रैम्पटन के मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन, उनका कहना है कि कनाडा में इस तरह के हमलों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि इस पर अमल करने की भी जरूरत है। पहले इस पार्क का नाम ट्रॉयस पार्क था, जिसे बाद में बदलकर श्री भगवद गीता पार्क किया गया था। और अगर थोड़ा सा आप पीछे चलें तो कनाडा से लगातार चलती रही है भारत विरोधी गतिविधियां। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आतंकवादी सिख संगठन और अतिवादी संगठन कनाडा में बैठकर रचते रहते हैं भारत विरोधी साजिश। इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। तो अब ये खबर भी सामने आई है कि वहां पर पार्क में तोड़फोड़। तो ये ताज़ा उदाहरण है कनाडा से। हमारी संवाददाता मेघना फोन लाइन पर, मेघना देव इस खबर पर जुड़ चुकी है। मेघना, जिस तरह की ये तोड़फोड़ की खबरें आई हैं, भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन जो कनाडा सरकार का रवैया रहा है उस पर पहले से भी सवाल उठते रहे हैं। मेघना, ऐसे में क्या उम्मीद करें, कनाडा सरकार क्या सच में इस मामले में या बाकी जो मामले हेट क्राइम हैं भारतीयों के खिलाफ उसमें कार्रवाई करेगी? देखिए लालचंद, तो ये साफ तौर पर अभी पिछले कुछ समय से भारत ने अब एक तरीके से जो स्टेटमेंट जिस किस्म के जारी किए हैं, हेट क्राइम्स जो हो रही हैं और उसके साथ ही खासकर स्टूडेंट्स के साथ भी कई जगहों पर कई खबरें सामने आई। खासकर एक एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ गई स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया है। सेक्टेरियन वायलेंस की बात करें, एंटी इंडिया एक्टिविटीज की बात करें या बेशक हेट क्राइम्स की बात करें, तो काफी ज्यादा इंक्रीज पिछले कुछ समय में कनाडा में नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों पे, हम वैंकूवर की बात करें, टोरंटो की बात करें, कई जगहों पर ऐसी खबरें सामने आई हैं। इंडिया कनाडा ने एक ट्वीट करके कहा कि इस हेट क्राइम को जो श्री भगवद गीता पार्क में हुआ ब्रैम्पटन में, उसको कंडेम करते हैं और कैनेडियन अथॉरिटीज को कहते हैं कि इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए परपेट्रेटर्स पे। दूसरी बात ये भी है कि भारत ने कई बार इस बात को कैनेडियन अथॉरिटीज के सामने रखा है। हेट क्राइम्स की जो सिचुएशन है उसको टेकअप किया है कैनेडियन अथॉरिटीज के साथ, लेकिन अभी भी जो इन क्राइम्स के परपेट्रेटर्स हैं उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस विषय में कोई न्याय नहीं हुआ है। तो इसको भी एडवाइजरी जो कुछ ही समय पहले 23 सितंबर को जारी की थी, जो हमारी वहां की जो कनाडा में जो हमारे एम्बेसी है उसने इस चीज को जारी किया था। हाई कमीशन और कॉन्सुलेट जनरल जो कनाडा में है उसने उसने साफ तौर पर कहा था कि स्टूडेंट्स और इंडियन नेशनल्स जो इंडिया से कनाडा जाने वाले हैं, प्रोसीड कर रहे हैं ट्रैवल के लिए या एजुकेशन के लिए, उन्हें कॉशन एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया और साथ ही विजिलेंट रहने के लिए भी कहा गया। तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर हेट क्राइम्स इंक्रीज हो रही हैं और खालिस्तानी रेफरेंडम को भी डीपली ऑब्जेक्शनेबल करार दिया था MEA ने अपने एक बयान में। तो काफी चीजें एक साथ हो रही हैं और जिसका एक तरीके से जिसकी निंदा की है वहां के हमारे हाई कमीशन ने। बिल्कुल ये निंदा की है। और जिस तरह से कि कनाडा में हमने देखा है कि कुछ अतिवादी संगठन भारत के खिलाफ साजिश चला रहे होते हैं, वहां से बयान दे रहे होते हैं, तो क्या ये जो हेट क्राइम है इसमें उनकी भी कोई भूमिका हो सकती है, या फिर जो हम देखते हैं यूरोपीय देशों में, पश्चिमी देशों में एक जो रंग भेद रेसिज्म का मामला होता है वो भी होता है। तो इसके पीछे मुख्य तौर पर क्या लग रहा है मेघना?
देखिए साफ तौर पर अगर हम कहें, जिस तरीके से खालिस्तानी रेफरेंडम के ऊपर हाल ही में एमईए ने भी ये बयान दिया था और कहा था कि इसको डीपली ऑब्जेक्शनेबल करार किया था और इसे एक पार्शियल एक्सरसाइज कहा था, एक पार्शियल एक्सरसाइज, नकली एक्सरसाइज करार दिया था। और कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि, और साफ तौर पर भारत ने ये भी कहा है कि ऐसे रेफरेंडम एक फ्रेंडली नेशन की जमीन पर हो रहे हैं। इस चीज को भारत, इस चीज का पूरी तरीके से इसको ऑब्जेक्ट करता है। साफ तौर पर ये कहा है भारत ने कई बार और इस चीज को रिट्रेट भी किया है। अगर हम देखें तो उसको एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सरसाइज भी कहा है जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के द्वारा हो रहा है। और ये भी एक बहुत अहम रीजन हो सकता है कि ये जो हेट क्राइम्स में इंक्रीज पिछले कुछ समय में दर्ज की गई है वो उसका ही हिस्सा हो। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि जो मेयर हैं ब्रैम्पटन के, उन्होंने इस बात पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बाद ये बात कही कि जो वैंडलिज्म की जो रिपोर्ट्स आई हैं भगवत गीता पार्क से ब्रैम्पटन में, उसको उस पर स्विफ्ट एक्शन लिया गया है, उसे इन्वेस्टिगेट किया गया है। और जो साइन को वैंडलाइज करने की बात कही गई है वो पहले परमानेंट साइन बोर्ड आने के पहले एक बोर्ड रखा गया था, उसे वैंडलाइज किया, या वो एक ब्लैंक साइन था जो वहां पे रखा हुआ था। हालांकि ये कितना इन्वेस्टिगेशन इस बारे में हुआ है ये बेशक क्वेश्चन है, क्योंकि हेट क्राइम के मसले बार-बार इंक्रीज ही हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे। इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।